हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डीजीएस क्लासेस में। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स की और उनके विषय में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड रिएक्शंस हैं वो स्टडी किए थे, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं पार्ट 1 में। आज का ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज बात होगी न्यूक्लिक एसिड्स की, डीएनए आरएनए की, आपकी और हमारी कैसे ये फीचर्स आते हैं। दोस्तों, अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख लो, क्योंकि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको ये नोटिफिकेशन आते ही जाते होंगे और आपको आराम से ये वीडियो देख के ये नॉलेज मिल जाती होगी। अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। बच्चों, जेईई मेंस के लिए आप जानते हैं जैसा आप चाहते थे, जो टॉपिक आपको डाउट थे वो मैंने आपको डिस्कस करे थे अपने इसी चैनल पे। अब मैं, क्योंकि अब जेईई मेंस आपका फेब में आ जाएगा, तो बच्चों बड़े ही दिल से आपने ये पेपर देना है, पूरी जान लगानी है इसमें, और बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि यार कुछ कमी रह गई तो क्या होगा। मेरे दोस्तों, मेंस के लिए जो टॉपिक आप चाहते थे उन्हें मैंने यहां डिस्कस किया था। एडवांस के लिए मैं जैसा चाहता हूं वैसा आप पूरी प्रिपरेशन करेंगे। एडवांस के लिए मैं 1 मार्च से आपके साथ कंटिन्यूअस लेक्चर लेके आ रहा हूं। ऑलरेडी मैं उसको डिजाइन कर ही चुका हूं, तो वो वीडियो एक शेड्यूल में आते चले जाएंगे एंड यू हैव टू फॉलो दैट रिलीजियसली। लेट मी टेल यू, यहां पर मैं आपको कोई ऐसा नहीं कि हाँ भाई मैं आपसे कह दूं कि मैं बहुत कोई शॉर्ट ट्रिक समझा रहा हूं कि आप बहुत अच्छे नंबर उसमें कैसे लाएंगे, 3 महीने में स्ट्रेटेजी कैसे बनाएंगे। नमस्ते, आई एम ए टीचर। मैं आपको यह बता सकता हूं कि आप कैसे पढ़ेंगे, क्या टॉपिक हैं, क्या क्वेश्चंस हैं, कंटेंट कैसा चाहिए, कैसे आपको मेहनत करनी है और एक एक लम्हा, एक एक पल आपको उसमें लगाना है। बस इसी सोच के साथ मैं उसको लेके आ रहा हूं। उसके विषय में भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मालूम पड़ता रहेगा जैसे जैसे उसके वीडियो आते चले जाएंगे क्या उसका शेड्यूल रहेगा, क्योंकि दैट इज इन अकॉर्डिंग टू मैं जो आपको कराना चाहता हूं, अभी तक आपने जो खुद आप चाहते थे। तो बायोमॉलिक्यूल में पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं फटाफट पार्ट 2। तो हम जानते हैं, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे सारा, यहां भी हम कर चुके थे। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मैंने फर्स्ट लेक्चर के लास्ट में बताया था। एंड नाउ विल टॉक अबाउट द प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। अगर एनसीईआरटी में आपने ध्यान से देखा है तो पीछे वो प्राइमरी यानी एक स्ट्रेट चेन दे रखी है। मेरे बच्चे, अमीनो एसिड आपस में ज्वाइन करेंगे, अगर वो ब्रांचिंग नहीं दिखाते हैं, वो आराम से स्ट्रेट चेन में जुड़ जाते हैं, तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। इसे प्राइमरी इसलिए कहा जाता है, सबसे अगर पहले देखा जाए तो आसानी से ही तो जुड़ेंगे। जब गाड़ी चलाना सीखोगे तो सबसे पहले प्राइमरी चीज सीखोगे कि भाई एक्सेलरेट, ब्रेक, क्लच है, तो ये प्राइमरी चीज है। तो सबसे पहले यही ढांचा बनता है, दिस इज प्राइमरी। तो आइए देखते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। इट रेफर्स टू द नंबर एंड लीनियर सीक्वेंस, पॉइंट टू बी नोटेड, लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड हेल्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। लाइक आई सेड अर्लियर, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फर्स्ट लेक्चर में जो समझाया था। नाउ इन दिस, प्रोटीन्स के बीच में जो बॉन्ड है, अमीनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड है जिससे प्रोटीन बनता है, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड, एंड दैट इज व्हाई दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज पॉलीपेप्टाइड। एंड मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड बट ऑल पॉलीपेप्टाइड आर नॉट प्रोटीन्स। एंड व्हाई इज इट सो? बिकॉज ऑफ दैट क्लियर कट कंफर्मेशन। आप सारे 12th के बालक तैयारी कर रहे हैं इंजीनियरिंग, मेडिकल की। अब देखो, सारे आईआईटीएन जो बनेंगे वो 12th के स्टूडेंट तो होंगे, लेकिन सारे 12th के स्टूडेंट आईआईटीएन नहीं बनेंगे। एंड व्हाई इज इट सो बच्चों? बिकॉज ऑफ दैट प्रोसेस। अगर सिर्फ ट्रिक ढूंढनी है, इस तरह की बातें हैं, तो आनंद नहीं आएगा। ध्यान से देखिए और इस स्ट्रक्चर को भी जरा ध्यान से देखिए। ये देखो, ये अमीनो ग्रुप को सिग्निफाई कर रहा है, ये कार्बोक्सिलिक को, ये अमीनो को। तो ये देखो CONH लिंकेज दिख रही है ना, CONH। ये जो CONH लिंकेज है मेरे दोस्तों, यही तो पेप्टाइड बॉन्ड है। बस आनंद इसी में है। देखिए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के विषय में आते हैं। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे आ गए तो एक लेवल ऑफ ब्रांचिंग तो बढ़ना लाजमी सी बात है। इट इज ड्यू टू फोल्डिंग और कॉइलिंग ऑफ द पेप्टाइड चेन। कॉइलिंग, folding of the peptide chain. Alpha helix and beta helix are the two main types. Alpha helix, these coils are stabilized by hydrogen bonds. Point to be noted, my dear friends. These are stabilized by hydrogen bonds.
between carbonyl oxygen of first amino to the amide of fourth amino acid. ध्यान से देखिए, पहले का कार्बोनाइल और फोर्थ का अमाइड, इनको आप लेते हैं, ये अल्फा हेलिक्स से ये इस तरह से बनेगा। अरे हेलिक्स तो यार पढ़ते आ रहे हो ना, ऐसा राउंड राउंड से स्ट्रक्चर, उस तरह से इसको देखो। और अगर ये हेलिक्स अपने आप को एक्सपेंड करके शीट की तरह आता है, जैसे कागज को फोल्ड कर दिया और ऐसे निकल के आता है, देन दिस इज व्हाट, बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। ठीक है जी। टर्शरी में आपकी फर्दर कॉइलिंग होगी, एक लेवल ऑफ ब्रांचिंग और बढ़ेगा, और क्वार्टरनरी में तो ब्रांचिंग ही ब्रांचिंग है। वो एनसीईआरटी में प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर दे रखे हैं, लाइक दिस एंड देन, मतलब प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, और फिर तो घुचड़ मुचड़ हो गया, यानी बहुत सारा मिला दिया, वो क्वार्टरनरी है। सो लेकिन है बड़ा मजेदार। व्हेन वी विल डिस्कस बायोमोलिक्यूल्स फॉर जेईई एडवांस, देन यू विल अंडरस्टैंड कि भैया कितना कमाल का इसमें एक फीचर है। अभी तो फिलहाल एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो कर रहे हो वो ये है। टर्शरी, ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन्स, फर्दर फोल्डिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर इन द बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर सच इंटरेक्शन और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। ये पॉइंट टू बी नोटेड है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, अंडरलाइन करके इसको अपनी कॉपी पे नोट करो। देखो जब भी मेरा लेक्चर देखने आया करो, कॉपी पेन लेके जरूर आया करो। ये टाइम पास वाली चीज नहीं है कि आए, सुनी, एंजॉय किया और चले गए, ऐसा नहीं है भैया। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, हमेशा कहता हूं, डेडिकेशन के साथ पढ़ो। ये देखो भैया, सच इंटरेक्शन हाइड्रोफोबिक, ऐसे कॉइलिंग के लिए एच बॉन्ड तो देखो है ही है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स, पानी से डरने वाले, तभी आपस में कॉइल हो जाएंगे, अगर पानी में डालोगे आपस में कॉइल हो जाएंगे, फर्दर कॉइलिंग, तो ये वो है। क्वार्टरनरी, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द सब यूनिट्स, यानी मैनी जो सब यूनिट्स हैं उनका एक नॉर्मल स्ट्रक्चर में आना। These are vitamin, as the name itself suggests, vitamins। देखो बच्चों, एक है लाइफ और एक है उसकी वाइटल एक्टिविटी। आप आ गए हैं लेकिन आप देख नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आपकी ये जो सारी इस तरह की जो वाइटैलिटी ऑफ लाइफ है, इसमें जो मॉलिक्यूल काम आते हैं, दोज आर नोन एज वाइटामिन्स। देखो एक तो प्रोटीन्स, प्रो मतलब बेसिकली बॉडी बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर बॉडी और एवरीथिंग इज लाइक दैट, तो वो प्रोटीन्स हुआ, प्रोटीन्स, एंड दिस इज वाइटामिन्स, इंपॉर्टेंट फॉर द वाइटल एक्टिविटी ऑफ योर लाइफ। विटामिन ए कमजोर होगा, कम होगा, डेफिशिएंसी होगी बॉडी में, तो दिखाई नहीं देगा। 80% आपका जो सेंसेशन है, जो परसेप्शन है, वो देखने से बनता है, और वही विटामिन नहीं हुआ तो देख भी क्या पाओगे। चलिए, विटामिन, दीज आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स which cannot be produced by the body and must be supplied in a small amount in diet to carry out essential metabolic reaction। कहते हैं ना, जिंदगी में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कम हो तो भी इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है। मिनिमलिस्टिक जो हम बात करते हैं, विटामिन कम है, कम चाहिए, ये नहीं कि थोक के 1 किलो विटामिन ए खा लिया, ऐसा नहीं है। डेली इनकी लिमिट होती है, बहुत ही मिनिमम चाहिए, बट चाहिए। कीमती चीज है ना, ज्यादा नहीं, कम चाहिए, बट फिर भी चाहिए। सो नॉर्मल ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, वाटर सॉल्युबल विटामिन, ये जेई में पूछा जा चुका है अभी 2-3 साल पहले कि विच ऑफ द विटामिन इज वाटर सॉल्युबल, तो विटामिन सी। देखो बच्चों, वैसे भी आपने कभी नोटिस किया हो, नॉर्मली डॉक्टर्स लिख देते हैं कि बीकासूल ले लो। बीकासूल इज नॉर्मली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो कैप्सूल आता है, लेने के बाद यूरिन थोड़ा सा, एक हम देखें तो फ्लोरेसेंट येलो टाइप में आता है, मतलब ना नियॉन येलो टाइप का यूरिन, बिकॉज विटामिन बी एंड सी इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर हम बात करें तो विटामिन बी एंड सी आर वाटर सॉल्युबल। तो देखो बेटा, एक होता है हम अगर विटामिन ज़्यादा ले लें, है ना, तो हमारी बॉडी में वो इम्पैक्ट करेंगे, लेकिन अगर हम वाटर सॉल्युबल विटामिन ज़्यादा ले लें और पानी ज़्यादा पी लें तो एक कम चांस होता है इनके डैमेज का, बिकॉज विद यूरिन हम इसको पास ऑन कर देते हैं, है ना। तो विटामिन बी एंड सी आर वाटर सॉल्युबल, तभी वो देखो दवाई भी हमें ऐसी दी जा रही है उसकी। अब विटामिन ए की हमें बाहर से जो क्वांटिटी दी जाएगी वो लिमिटेड दी जाएगी, एंड ए, डी, ई और के ये फैट सॉल्युबल है। पता है, कई सारे लोग ये सोचते हैं, एक बहुत बड़ा डैमेजिंग साइन है डाइट के अंदर, फैट मत खाओ, घी मत खाओ, ये मत करो, बत्ती बुझ जाएगी। अरे मेरे भाई, जो ये फैट सॉल्युबल चीजें हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन है, अगर आपकी बॉडी में किसी भी चीज की डेफिशिएंसी होती है, फैट की भी डेफिशिएंसी होती है, तो वो भी आपके लिए खतरनाक है। अति भी बुरी है, कमी भी बुरी है।
ये दोनों बातें ध्यान रखो। तो ए डी ई के आर बेसिकली फैट सोल्यूबल, बी और सी वाटर सोल्यूबल, एंड यू कैन बेटर रिलेट जो मैंने बताया उससे। डेफिशिएंसी ऑफ मोर देन वन विटामिन इन बॉडी कॉजेस ए विटामिनोसिस। ए विटामिनोसिस यानी ए मतलब लग गया पहले कमी है, वाइल एक्सेस इज हाइपर विटामिनोसिस। ध्यान से देखो, ए और डी का उन्होंने हाइपर विटामिनोसिस बोला है। अब देखो बच्चों, आजकल कोरोना का जो टाइम चला लास्ट ईयर, तो बड़ा हल्ला मचा भाई, विटामिन डी भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, लोग दे के पेल रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, बिना किसी मेडिकल डॉक्टर की एडवाइस के कोई भी दवाई लेना खतरे से खाली नहीं है। बॉडी में अगर ज्यादा जमा हो गया तो भी दिक्कत है। अब विटामिन डी जनरली जो आप खाते हो वीकली या बाई वीकली खानी होती है। लोगों ने, इवन मैं जानता हूं, मुझे कई लोगों को मना करना पड़ा कि भाई साहब ये क्या कर रहे हो, डेली विटामिन डी पेल रहे हैं भैया। अरे नहीं भाई, कोरोना से बचाएगा। अरे नहीं गुरु, किस तरह की बेहूदगी है ये। कुछ भी सुन लोगे तो करना लग जाओगे क्या? ऐसे नहीं होता। अब देखो लिखा है ना हाइपर विटामिनोसिस, अगर ए और डी, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल तो है नहीं कि ज्यादा खाए और पानी में निकल गए, ये तो है नहीं, तो बत्ती बुझ जाएगी भैया। ध्यान रखो, इतना नहीं करना है, देख के लो चीजों को। विटामिन के टेबल एनसीईआरटी में गिवन है, अभी एनसीईआरटी नहीं खोल रहा हूं मैं, वो तुम देखो अपने आप, ठीक है, उसको याद कर लो। सोर्सेज वगैरह हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, बचपन से याद करते आ रहे हो, बट कर लो कौन कौन सी बीमारियां हैं, ठीक है, वो सब देख लो एक बार, वो जरूरी है वो टेबल। नाउ न्यूक्लिक एसिड, सो न्यूक्लिक एसिड के विषय में जानकारी लेते हैं भाई साहब। एक सिंपल एक तरीका ध्यान रखो, न्यूक्लिक एसिड क्यों बोला, न्यूक्लियस के अंदर है ये भैया। डीएनए आरएनए की बात करोगे है ना। न्यूक्लिक एसिड आर दी पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है I will use which color, yellow. So न्यूक्लियोटाइड जो होता है ना बेटा, that is the combination of न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। बड़ा मजेदार है बायोलॉजी वाले, अब मजा लेंगे इसका भाई साहब, गजब। लेकिन अब देखते जाओ, बड़ा मजा आएगा। तो अब न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? देखो न्यूक्लियोटाइड तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट हो गया। अब न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस, है ना। अब एक क्वेश्चन आया हुआ है, मेरे टाइम पे भी आया था कि न्यूक्लियोटाइड को हाइड्रोलाइज किया तो क्या मिलेगा? ऑब्वियसली बात है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, है ना। अब नाइट्रोजनस बेसिस, और ये जरा देख लो, पहले पढ़ लो डेफिनेशन फिर चलेंगे आगे। न्यूक्लिक एसिड्स आर दी पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स present in nucleus of all living cells and play an important role in transmission of the hereditary characteristics and biosynthesis of protein। अरे भैया आइए सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपको समझाते हैं। चार का रूल तो है ही, ये सब तो है ही। एक मिनट हम समझाते हैं सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बड़ा मजेदार टॉपिक है। पहले ये चेंज करते हैं, आनंद आएगा इसमें। सॉलिड कलर का बैकग्राउंड, ब्लू चल रहा था ना भैया, हाँ ब्लू ले लेते हैं, चलो बढ़िया। अब जरा समझना, आनंद के साथ देखो चीज क्या है। हमने आपको बताया सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, बायोलॉजी में घुस गए। अरे नहीं भैया, जरूरी है इसलिए बता रहे हैं, कोई वो थोड़ी है। देखो हर चीज का एक सीक्वेंस होता है। एक छोटी सी स्टोरी लेते हैं, फिर समझ में आएगी बात। हुआ क्या, मान लो एक गजब के मतलब साइंटिस्ट हैं, गजब के साइंटिस्ट भाई साहब, उनके पास एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है। मिस्टर इंडिया आपने देखी हो, उनके पास गायब करने का एक फॉर्मूला था भाई साहब। कुछ एंटी सोशल एलिमेंट आए, उनको निपटा गए। अच्छा, ये साइंटिस्ट समझदार भी थे, इनके पास फॉर्मूला था और इनको मालूम था कि एंटी सोशल एलिमेंट इनको ढूंढ रहे हैं। तो ये किसी गली में किसी कोने में जाके छुप गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, बट इनको अपनी बात पहुंचानी थी उस फॉर्मूले से कुछ बनाने के लिए। और वो बन जाता, वो उस तरह का एक डिवाइस बन जाता, तो फिर ये बढ़िया तरीके से कंट्रोल करते। जाके छुप गए, वो सारे एंटी सोशल एलिमेंट इनको ढूंढ रहे हैं। अब इन्होंने जहां छुपे थे, हिंदुस्तान है, भोले लोग बहुत हैं, अच्छे लोग बहुत हैं, तो उन्होंने उसी गली में, उसी मोहल्ले से किसी एक अच्छे इंसान को दोस्त बनाया
और उससे कहा कि देखो भाई, उसे ये नहीं बताया कि मैं ही साइंटिस्ट हूं, नहीं तो पकड़े जाते, कि देखो भाई ऐसा है, मैं आपको एक लेटर दूंगा, मैं अभी बीमार हूं, ये मेरे इस मित्र तक पहुंचा देना, वो मुझे आके देख लेगा। अब वो शख्स, अब अगर ये साइंटिस्ट बाहर निकलते तो पकड़े जाते, तो वो शख्स इनसे वो लेटर लेके इनके दोस्त के पास गया, और जब वो उनके दोस्त के पास गया, दोस्त ने वो लेटर पढ़ा और उसने वो डिवाइस बनाने के सारे सामान इकट्ठे कर लिए और फिर डिवाइस बना ली, और फिर ये साइंटिस्ट साहब फ्री हो गए। अब यहां पर जो साइंटिस्ट साहब हैं वो हैं डीएनए। कई कई बार तो बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि शायद यही मॉलिक्यूल है, बट दिस इज अ टॉपिक ऑफ स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। यही वो मॉलिक्यूल है जिसके बारे में कहा गया है कि कल, मतलब किसी और के पास था, कल किसी और के पास होगा। कल ये डीएनए तुम्हारे पेरेंट्स के पास था, कल तुम्हारे बच्चों के पास होगा। हम एक बस कैरियर हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और कई बार लगता है कि शायद इसी मॉलिक्यूल को बचाने के लिए हमारा ही जन्म हुआ है। सुपरमैन देख के ही दिमाग में आया था मेरे। खैर कोई नहीं, चलता रहता है कि बातें आपसे शेयर कर लेता हूं, जस्ट टू थिंक। सो नाउ द सिचुएशन इज डीएनए इज द मोस्ट वाइटल मॉलिक्यूल, और इसको प्रिजर्व करने के लिए नेचर ने इसको सेल के न्यूक्लियस में रखा है। एंड डीएनए इज ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अब न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके अंदर छोटे छोटे छेद हैं, बट वो इतने छोटे छेद हैं कि डीएनए उनसे बाहर नहीं आ सकता साइटोप्लाज्म के अंदर। ऐसा इसलिए है कि हो सकता है, और कभी नोटिस करना, जब भी कोई इन्फेक्शन होता है, साइटोप्लाज्म पे हिट होता है, तो सेल अपने आप को ऑटोलाइज करने की कोशिश करती है, अपने आप को खत्म करने की कोशिश करती है कि वो इन्फेक्शन इस डीएनए तक ना पहुंच जाए। और जो डीएनए तक पहुंच जाएगा, जैसे कि रेट्रोवायरसेस, एचआईवी वाले, तो बहुत भयंकर डैमेज करते हैं। तो डीएनए वो चीज है जो वो रेसिपी की लिस्ट बना के दे रहा है, और इसका जो दोस्त है वो है आरएनए। कौन है दोस्तों? आरएनए। आरएनए को ये वो लिस्ट देता है, बड़े ध्यान से समझना, आनंद आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। आरएनए भाई साहब, क्योंकि देखो अब आरएनए अगर हम ध्यान से देखें तो एक भाई साहब वो थे जो मैसेज लेके गए थे, किसका? डीएनए का। डीएनए ने क्या किया था? कोड वर्ड में। साइंटिस्ट बाबू ये तो लिख के नहीं दे देते ना सीधा सीधा कि भैया मैं ये भेज रहा हूं, ये कर लो, बाई चांस वो रास्ते में पढ़ ले। तो उन्होंने कोड वर्ड में लिखा था। कोड वर्ड को आज की भाषा में आप सब जानते हैं क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्ट करना। तो डीएनए ने इसको ट्रांसक्रिप्ट किया, तो दिस इज ट्रांसक्रिप्शन। वो आरएनए जो मैसेज लेके गया है बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर, फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, वो मैसेज लेके गया है, तो वो एमआरएनए है, मैसेंजर आरएनए है। इन भाई साहब ने जिस आरएनए को ये सौंपा है कि आप ढूंढ के लाइए, जो दोस्त थे उनके, वो है ट्रांसफर आरएनए। एक और आरएनए है, वो है आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। वो क्या करते हैं? जब ये टीआरएनए सारा सामान इकट्ठा करेंगे, सारा सामान, साजो सामान, वो डिवाइस बनाने के लिए, वो दवाई बनाने के लिए, तो उनको कुछ और भी तो चाहिए जिसके अंदर वो दवाई बनाए। एक सिंपल बात सोचो, हलवा बना रहे हो तो कढ़ाई तो चाहिए ना। तो हमेशा ध्यान रखना, राइबोसोम वो कढ़ाई है जिसमें प्रोटीन नाम का हलवा बनता है। यानी हम आरआरएनए उन दोनों राइबोसोमल यूनिट को जोड़ता है ताकि टीआरएनए वो सारा मटेरियल लाके जोड़ पाए उस राइबोसोम्स के ऊपर। फिर ये आरएनए जो सारा काम कर चुके होते हैं, तो यहां से अब शुरू होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, इसे कहते हैं ट्रांसलेशन। क्यों कहा ट्रांसलेशन? अरे भैया, जो ट्रांसक्रिप्शन आया था, कोड आया था, आरएनए ने उसको ट्रांसलेट कर दिया और क्या बन गया? प्रोटीन। आपकी बॉडी के प्रोटीन आपके डीएनए की वजह से बनते हैं, और आपकी जो बॉडी है वो प्रोटीन से बनी है। आपका डीएनए आपके पेरेंट्स से आया है, तो आपकी बॉडी के प्रोटीन्स एक्चुअली देखा जाए तो आपके जो पेरेंट्स से डीएनए आया है उसने ही बनाए हैं, उसने डायरेक्ट किए हैं, तभी आप अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। सिंपल सी बात है, हाँ या ना? तो अब इससे क्या समझे? जो मैंने ज्ञान दिया, इससे इंफॉर्मेशन फ्लो करती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और अब भी हम ये कह दें कि एवरीथिंग इज रैंडम, अजीब बेवकूफ है हम। रैंडम नहीं है, एवरीथिंग इज सो प्लान्ड। तो साइंस हमें ये चीज समझाता है। तो मेरे भाई, अब ये हमारा सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, दिस इज द इंफॉर्मेशन फ्लो। नाउ आई विल टॉक अबाउट दिस। ओके, अब यहां पर जो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, सिंगल हेलिकल है आरएनए का, तभी आरएनए, डीएनए न्यूक्लियर पोर्ट से बाहर नहीं आया, आरएनए आ गया। कितना शानदार ढांचा बनाया है नेचर ने। अब एक साहब आए चारगफ, इन्होंने कहा कि जो दोनों स्ट्रैंड है ना,
जो दोनों स्ट्रैंड हैं हमारे पास डीएनए की, इसमें नाइट्रोजनस बेसिस जुड़े हुए होते हैं। ए करता है बॉन्डिंग टी के साथ, जी करता है बॉन्डिंग सी के साथ। अब ध्यान रखो, हम कौन? गौरव। सी मतलब केमिस्ट्री। तो अब एक चीज देखो, गौरव का ट्रिपल बॉन्ड केमिस्ट्री के साथ है ना जी। तो हमेशा ध्यान रखिए, यहां पर अगर आपको बताया जाए तो देखो, प्यूरिन है एडेनिन ग्वानिन, और पायरेमिडीन है यूरेसिल थायमिन साइटोसिन। थायमिन है ना और यूरेसिल, ये आपस में अपने आप को चेंज करते हैं। जरा कैसे बताता हूं। डीएनए में हमारा होता है एडेनिन, अरे यार पेन का है ना, हमारे आनंद हो जाता है। चलो इधर, डीएनए में रहता है एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, और आरएनए में हो जाता है एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल, साइटोसिन। एक्चुअली बच्चों एक चीज सोचो, आपने कहा न्यूक्लियोसाइड में पेंटोस शुगर है। पेंटोस शुगर का मतलब हुआ CnH2n लगाता हूं तो C5H10O5 है ना। आरएनए के अंदर ये शुगर है, डीएनए में एक ऑक्सीजन कम हो जाता है तो डीऑक्सी हो जाता है, खत्म। डी माने डिवॉइड ऑफ, सिंपल सा लॉजिक। तो उनका ऑक्सीजन का वेरिएशन है तो उसका भी नाइट्रोजनस बेस का भी वेरिएशन है। तो डीएनए में ये सेट रहता है, आरएनए में ये सेट रहता है। गौरव का बॉन्ड हमेशा केमिस्ट्री से है, ट्रिपल बॉन्ड है, वो चेंज नहीं होगा। डीएनए में ए बनाता है टी से, आरएनए में ए बनाता है यू से। तो अगर इस तरफ ए है तो इस तरफ टी होगा, इस तरफ जी है तो इस तरफ सी होगा। अब डीएनए की एक चेन को बोला जाता है 3 to 5, एक को बोलते हैं 5 to 3, मतलब 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 to 5। तो अगर वो आपको कहता है 5 प्राइम से 3 प्राइम AGTC है, तो 3 प्राइम से 5 प्राइम क्या होगा? तो ए की पेयरिंग होगी बेटा टी से, जी की होगी सी से, टी की होगी ए से, सी की होगी जी से। तो आंसर होगा TCAG। खत्म कहानी। बेस पेयरिंग, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग पे आपको बात करनी है। आरएनए डीएनए का डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, ये आरएनए हो गए, बस खत्म। एनसीईआरटी के पुराने विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर कोएगुलेशन फॉर ब्लड, विटामिन के, ये सब उस टेबल के अंदर आ जाएगा क्लासिफिकेशन में। लिंकेज इज प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड। अब अगर आप लिंकेज की बात करते हो न्यूक्लिक एसिड में, तो कैसे कैसे आ रही है? सल्फाइड बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। फॉलोइंग टर्म अमीनो एसिड आप बता सकते हैं आराम से। अब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इन्वर्ट शुगर, ओलिगोसैकेराइड, यू नो इट प्रीटी वेल। दीज आर द टर्म्स। Nucleoside and nucleotide. Nucleotide is a combination of nucleoside plus phosphate. So a very big thank you to join this biomolecule thing. I hope central dogma of molecular biology का जो मैंने एक टच आपको दिया है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग अस। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, लाइक एंड शेयर करो। जितने ज़्यादा बच्चों तक ये बात मेरी पहुंचेगी उतना ही बेटर सबके लिए रहेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी विद दिस क्लास, टेक केयर।